इतनी जानकारी हमको चाहिए थी। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं मेन पोर्शन में, इसमें चलेंगे थोड़ा सा आराम से। ठीक है, चलो तो बड़ा साइन डालिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है? इमेजिन करिए, कंसीडर द सिचुएशन, और एक और जगह पे कंसीडर द सिचुएशन। मान लेते हैं कि ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब वो बाउंड्री जहां पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया आपका रेरर मीडियम और ये हो गया डेंसर। रेरर डेंसर जानते हुए होंगे, है ना। रेरर जिसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और यहाँ उल्टा कर देते हैं, ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेरर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं, यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर और यहाँ ले लेते हैं ग्लास। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं वाटर और यहाँ ले लेते हैं एयर। जानबूझ के ऐसा किया ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हमेशा डेंसर और रेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। कोई चीज पर्टिकुलरली डेंसर या रेयर नहीं होती। मतलब अगर ग्लास के कंपैरिजन में देखा जाए तो वाटर रेयर है, लेकिन एयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो वाटर डेंसर है। आई बात समझ में? इसलिए डेंसर और रेयर का फंडा जो होता है वो कंपैरेटिव होता है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक फंडा क्लियर है। हम आपको रिफ्रैक्शन बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आई, तो ये हो गया इंसिडेंट रे एज यूजुअल, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा भैया, तो नॉर्मल को एन एन डैश लिखा जाए। नॉर्मल ड्रॉ करने की आदत बहुत डालिए और एरो बनाने की आदत डालिए। ठीक है, बच्चे नंबर कटवा देते हैं अपने, हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो पता चला गया। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पाथ है, ये इसका इनिशियल पाथ है। आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बताया। ठीक है, तो एक्चुअली लाइट जब एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट अपने इनिशियल पाथ से नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अगर वो रेयर टू डेंसर जा रही है तो। आई बात समझ में? ठीक है, और इधर देखा जाए अगर तो लाइट रे अगर ऐसे आई तो ये हो गया पॉइंट ए, ये ओ, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। नॉर्मल इज एन एन डैश। ठीक है, तो इनिशियल पाथ क्या था? ये इनिशियल पाथ था। तो जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए वो अपने इनिशियल पाथ से डेविएट हो जाए, तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो यहाँ कुछ बातें जरूरी हम लोग फटाफट करते हैं। रिफ्रैक्शन वन में आ गया, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड बदल जाती है। ठीक है, अब केवल मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। अब आप एक एक पॉइंट कीवर्ड जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे उसको जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा। ठीक है, तो लाइट का रास्ता क्यों बदला? क्योंकि बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। मैं ऐसे एक फंडा बता देता हूं। फूफा, दो फा आते हैं ना, ठीक है, फा, एक फा से फेज और एक फा से फ्रीक्वेंसी। समझिएगा, मैं बता दे रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीका है। जब कोई भी वेव, चाहे वो लाइट वेव ही क्यों ना हो, है तो लाइट वेव ही एक प्रकार से, है ना। कोई भी वेव जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसके दो फा नहीं बदलते हैं, बाकी सब बदल जाता है। फा से फेज, फा से फ्रीक्वेंसी, बाकी स्पीड बदल जाएगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगा, इंटेंसिटी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा। लिख लो कहीं,
जब लाइट या जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, whenever wave passes from one medium to another, phase and frequency remains same. Whenever wave passes from one transparent medium to another, then its phase and frequency remain same, and all other parameters will change. And all other parameters will change. And all other parameters will change. अरे बिल्कुल वैसे समझो, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आप हैं, मतलब अपने खानदान में आप आए, अवतरित हुए, अवतार लिया आपने, एहसान किया, ठीक है। तो आपने अवतार लिया यहाँ पे, और आप मान लीजिए पढ़ लिख गए। अनिरुद्ध जी जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि आप पढ़ लिख गए, ठीक है, उसके बाद एक बहुत अच्छी जॉब लग गई, ठीक है। आप अबे अम्बानी जॉब कर रहा है, अरे तुम मान रहे हो, ओके। तो आपकी जॉब लग गई, आप कहीं सेटल हो गए अच्छी जगह, सपोज अब्रॉड ही सेटल हो गए, ठीक है, ओके। आपका नाम नहीं बदलेगा, आपका खानदान बदल जाए क्या? इंडिया से गए, यहाँ से गए प्रफुल्ल पांडे, वहां जाके प्रफुल्ल जैकब हो गए। हाँ भाई, जो ही जैकब जो भी है, हम तो बोल भी नहीं पाएंगे ठीक से, है ना। तो कुल मिला के ना आपका नेचर बदलेगा, है ना, डीएनए पीएनए जो भी है तुम्हारा, ना वो बदलेगा, और ना तुम्हारा सरनेम बदलेगा। आई बात समझे? ऐसा ही कुछ वेव के साथ भी है। जब वेव एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है, तो उसका जो जिस सोर्स ने उस वेव को पैदा किया है, ये दो चीजें, फेज और फ्रीक्वेंसी, उस सोर्स की बदौलत होती है, ठीक है। तो क्योंकि वेव गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सोर्स को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। इस वजह से फेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, बाकी सब बदल जाता है। खैर, मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे। तो यहां का रीजन क्या, अगर कोई पूछे तो रीजन ये है कि बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। नॉर्मली क्या होता है, लाइट जिस मीडियम से आती है उसे मीडियम नंबर 1 कहा जाता है, और जिसमें जाती है उसे मीडियम नंबर 2 कहा जाता है। तो अगर इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 लिखूं, इसमें v2 लिखूं, तो साफ साफ समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे v1 ज्यादा है और v2 कम है, और यहाँ पे v1 स्पीड है ये है, और v2 स्पीड ये है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हियर, है ना, v2 क्या हो गया, ज्यादा, और v1 कम, ठीक है। तो अक्लमंदों ये याद कर लो कि जब स्पीड कम हो जाती है तो रे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। गॉट इट? अच्छा भैया, पुराने रिश्तेदारों बुला लो, रिश्तेदार आई, रिश्तेदार आर, और रिश्तेदार एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। रिश्तेदार आई, रिश्तेदार आर, और रिश्तेदार एंगल ऑफ डेविएशन। गॉट इट? क्लियर? मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ डेविएशन। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो दो बातें मैंने बताई अभी तक। केवल जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन होने का कारण ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लाइट अपने रास्ते से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। आ गई बात समझ में? चलो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मिटा दे इसको, बना लिया? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन का समय नहीं आया है, बोर्ड स्टैंडर्ड वाले, जब आएगा तो वही बताएंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद होंगे।
हम कतई ना बताएंगे, हमारा जो यहाँ पर्पस है हम सिर्फ वो बताना चाहते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ होता है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। साउथ सिटी वाले नहीं बोलेंगे कौन सा प्लेन, अभी बाकी लोग देखिएगा, मैं डायग्राम बना देता हूँ। साउथ सिटी वाले ना बोले, बाकी सब लोग आंसर देने के लिए मुक्त हैं। ये सरफेस है, दिस इज इंटरफेस एक्स एक्स डैश। अभी हम दिखाते हैं आपको आपने बचपन से अभी तक जो पढ़ा वो कितना बढ़िया पढ़ा। ये नॉर्मल है और मान लेते हैं कि ये रेयर था, डेंसर है, ठीक है। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस, है ना। तो लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिल्ली विच प्लेन, एरोप्लेन। है इसीलिए कहा जाता बच्चे नालायक होते हैं, महानालायक होते हैं, बहुत नालायक होते हैं। हम कह रहे थे मत बताना, लेकिन जाके खोस दिए कान में। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो कौन सा प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड, ये प्लेन। सही सही बात तो ये है कि 80 का 99% बच्चे सोचे ये वाला प्लेन। इंसिडेंट रे भी देखो यहीं आई है, रिफ्रैक्टेड रे भी यहीं जनरेट हुई है, नॉर्मल भी यहीं से पास हो रही है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो ये है ही है। इसका मतलब यही वाला प्लेन है, नीला नीला जो दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत फैमिली के शिकार हैं, सही फैमिली में आइए, ठीक है। इंसिडेंट रे, मैं लॉजिक बताता हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, अदरवाइज लॉ तो मुश्किल ही पूछा जाए। इंसिडेंट रे का एक एक कण, एक एक टुकड़ा, एक एक बिंदु इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। ये देख रहे हैं, गोरा गोरा प्लेन है ना। रिफ्रैक्टेड रे का एक एक पॉइंट, एक एक कण, एक एक बिंदु कहाँ है, इसी बोर्ड पे, इसी प्लेन पे। नॉर्मल का एक एक कण, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ है, ठीक है। तो कौन सा प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा लॉजिक क्या है, लॉजिक ये माय डियर, इस लॉ से सिर्फ इतना समझा जाता है, ठीक है। बस समझ लीजिए, बाकी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको हम समझा रहे हैं। सेंस बस ये है कि रे जो रहती है वो प्लेन ऑफ पेपर पे ही आती है और जाती है। मींस रे ऐसे आई, पास हो गई, ऐसे चली गई। ऐसा नहीं हो सकता रे ऐसे आई, पास हुई, ऐसे चली गई। बात समझ रहे हैं, मतलब ऐसे आई, ऐसे घूम के ऐसे नहीं चली गई, या बगल में नौवे की दुकान में नहीं घुस गई, ठीक है। तो रे जो रहती है प्लेन पे रहती है। आई बात समझ में, ये वेव ऑप्टिक्स में हम इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से मैं अभी से इसको बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स इन द सेम प्लेन। तो पहले लॉ का जो सेंस था वो मैं लिखूंगा, जो मुझे चाहिए, लिख लीजिए। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे remains in same plane, ठीक है। बाकी आप प्लेन समझ गए, कौन सा वाला प्लेन, ठीक है। चलो दूसरे वाले पे आते हैं, देखते हैं। ये एक्स एक्स डैश, ये आई, ये आर, बाकी हाहाकार। मीडियम 1, मीडियम 2, ये मान लिया रेयर है, ये डेंसर है, तभी देखो नॉर्मल तरफ झुका दिया है, इतना अंडरस्टूड रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल तरफ झुका दिया मतलब रेयर टू डेंसर गया, ठीक। अच्छा तो सेकंड लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sine of angle of refraction is constant for the given pair of media, right? ऐसे कुछ पढ़ा था? मतलब क्या है इसका? हिंदी में अनुवाद नहीं करना है कि सर जब साइन आई को डिवाइड करेंगे साइन आर से ना तो एक कांस्टेंट आता है। तो पहली बात जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद जो मुझे चाहिए मैं वो बताता हूँ। मैटर ये है, ये लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट गिराइए, अगर मीडियम सेम है आपका, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम सेम है, मतलब लाइट जिस मीडियम से आ रही है और जिसमें जा रही है, अगर मीडियम हर बार वही रखा जाए और आप आई का वैल्यू बदल बदल के लाइट को गिराएं, तो आई के करस्पॉन्डिंग आर भी इस प्रकार से आएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा उतना ही आएगा। गॉट इट? मतलब आपने सपोज 30 डिग्री में डाला, आई का वैल्यू 30 है तो करस्पॉन्डिंग आर का वैल्यू कुछ आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे, सपोज कुछ एक्स आएगा, एक्स मान लेते हैं आया, फिर तुमने अगली बार एंगल 45 कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आर कुछ बदल के आएगा, ठीक है। फिर साइन आई अपॉन साइन आर कैलकुलेट, फिर से आंसर वही एक्स आएगा। ये आपने 10th में पढ़ा। अब इसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है इसका? बिल्कुल बढ़िया ट्यून बजाया। तो सेंस नॉनसेंस है। देखो बताएं सेंस क्या है? तुम लोग 9th से पढ़ रहे हो, 9, 10 से, फिर वो कुछ नहीं जानते। साइन आई बराबर कांस्टेंट टाइम साइन आर, है कि नहीं? कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वल जगह प्रोपोर्शनलिटी आएगा। क्या आएगा? साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर आया। साइन से साइन रिड्यूस कर दो, आई प्रोपोर्शनल आर, ये है इसका सेंस। आप जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, यानी ज्यादा आई के लिए ज्यादा आर, कम आई के लिए कम आर। बात पल्ले पड़ी? समझ में आया? ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया दोनों चीजें? पहली बात, रे हमेशा इंसिडेंट हो या रिफ्रैक्टेड वो हमेशा एक ही प्लेन पे रहेगी, और दूसरा जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा आर, जितना कम आई उतना कम आर। कॉपी करिए, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं। तो ये प्रश्न है किनारे, आपको ड्रॉ करना है इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश। फिश का है, दिस इज टाइटैन फिश। तो अपने कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करिए, मतलब समझ गए ना? ये अंदर पानी है, इधर एयर है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये फिश अंदर है पानी के। अब इस फिश को ये ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई देगा आपको वैसा बनाना है, बनाइए। सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, आज की बेला को समाप्त करना है। तो ये है वो ऑब्जेक्ट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा वाला एप्पल। ये एयर है और ये जल है, इट्स जल नॉट जेल, ठीक है। और ये ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ठीक है। ऐसे हुआ। अब पहली बात वाजपेयी जी, जो गलती हुई आपसे, किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती हैं। अभी जब रे डायग्राम बनाया तो मैंने यही बोला, ए पॉइंट बी पॉइंट, याद आया? जब रे डायग्राम बना तो मैंने क्या कहा था? किसी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए? 2 रे। आप लोग तो ऐसा लगता बारात में आए थे, बात सुन ही नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। तो 2 रेज चाहिए। अब बनी बात है, एक पॉइंट से जब रेज निकलती है तो डाइवर्जिंग रेज होती है। एक रे मान लीजिए ये है, तो दूसरी वाली पॉइंट से निकलने वाली रेज डाइवर्जिंग होती है। समझ गए ना? ठीक। अब जब लाइट गिरेगी तो मैंने भी ये भी कहा था कि नॉर्मल बनाने की आदत डालो, समझे? चलो बनाते हैं। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, घर से मुंह धो के चले आए, दिमाग धो के नहीं है।
दिस इज नॉर्मल n1 एंड दिस इज नॉर्मल n2। अब आप अंधेरे नहीं हैं, साफ साफ देखिए, यहां वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 वो कम है, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 ये वाला ज्यादा है। तो छोटे I का छोटा R है ना, और बड़े I का बड़ा R। हम बड़ा और छोटा R लिखना नहीं है, मतलब रे को ऐसे डाइवर्ट करना है। मतलब ये अब जो रे जाएगी, ये छोटा I है ना, ये हो गया छोटा R1, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये देखो, समझ गए। मतलब एग्जामिनर लोग सोच के भेजे कि चलो यार 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कराएंगे 12th वालों से, पास हो जाएंगे। इस बार कोरोना टाइम चल रहा है, मतलब तुम लोग नाक कटाओ नहीं, चुआई दो सीधे, है ना। अब ये रेस कैसी हो गई, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रेस अपीयर टू मीट करानी पड़ती है, राइट। हाँ, पीछे चलो भाई कोशिश करते हैं। अब आपके पास स्केल होगा, हमारे पास तो नहीं है। बन गया क्या, थोड़ा और पीछे बनाएंगे। ठीक भैया, बन गई, मुबारक हो। A dash and this is B dash। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ। पहले लॉ का इस्तेमाल हो गया, रेज उसी सरफेस पे हैं। दूसरे लॉ का इस्तेमाल हो गया, छोटे आई के लिए छोटा आर, बड़े आई के लिए बड़ा आर। रे डायग्राम कैसे बनता है, लोग बाग यहाँ दुकान समेट रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्न से हम लोग इसके सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे चलेंगे, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ।